नमस्कार। नवदिशा हिंदी अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में आपने जो हमारी पहली क्लास देखी, उसमें हमने यूजीसी नेट की इकाई 7 जो कि हिंदी कहानी है, उस हिंदी कहानी में जो महत्वपूर्ण रचनाकारों की 21 कहानियां जो पाठ्यक्रम में लगी हैं, उन 21 कहानियों में से हमने आपको 1 से लेके 8 कहानियों तक संक्षिप्त जानकारी दी थी। अब हम इस लेक्चर में 9वीं कहानी से लेकर 16 नंबर की कहानी तक आपको जो है वो संक्षिप्त जानकारी इन कहानियों की देंगे। संक्षिप्त जानकारी आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करते हुए आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन एक जरूरी सूचना, इन इकाई 7 की जो 21 की 21 कहानियां हैं, उन कहानियों का मूल पाठ, उन कहानियों से जुड़े हुए 15 से लेके 25 तक विशेष तथ्य और उन्हीं कहानियों से हर एक कहानी के साथ जुड़े हुए 25 से लेके 40 तक, ज्यादातर 40-40 MCQs मैंने एक अच्छे दस्तावेज के रूप में, नोट्स के रूप में अपने पास तैयार करके रखे हैं, जिसको आप हार्ड कॉपी के रूप में मंगवा सकते हैं। जिसको मंगवाने के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा होगा, जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ उसकी नहीं दी जाएगी क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। पीडीएफ एक बार निकल जाती है, आप सब जानते हैं कि उसका चोरी हो जाता है सिस्टम, कॉपीराइट के अंदर सारा मसला बन जाता है। तो धन्यवाद, सूचना समाप्त हुई। अब हम गैंग्रीन कहानी, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे द्वारा रचित है, जो पहले रोज नाम से प्रकाशित थी। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1934 है। और इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मालती इस कहानी की नायिका कह सकते हैं या प्रमुख पात्र कह सकते हैं, जिसके ऊपर यह कहानी लिखी गई है। और मालती के पति हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं और जिनका नाम है महेश्वर। और टीटी कौन है? तो वो मालती का पुत्र है। और एक अतिथि रूप में कहानी में पात्र आता है, जो लेखक स्वयं है, जो कहानी को नरेट कर रहा है, कहानी को कह रहा है या कहानी को लिख रहा है। तो गैंग्रीन कहानी या रोज कहानी का जो मूल विषय है, जिसके ऊपर कहानी लिखी गई है, थीम है, वो क्या है? तो मालती एक विवाहित स्त्री है और एक विवाहित नारी के जीवन की एक रास्ता, ऊब, अजनबीपन और यांत्रिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। यह एक रास्ता, ऊब, अजनबीपन और यांत्रिकता मध्यवर्ग में और मध्यवर्गीय स्त्री में पुराने समय में और भी बहुत ज्यादा थी। आज मन बहलाने के कई साधन हमारे हाथ में आ चुके हैं, लेकिन एक समय था स्त्री घर में अपने कामकाज में लगी रह जाती थी और पुरुष बाहर अपने कामकाज में लगा रहता था। पुरुष को इतना समय नहीं था या वो निकालता ही नहीं था, निकालना नहीं चाहता था। और स्त्री जो है वो उन्हीं कामों को एक जिम्मेदारी की तरह निभाते 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 एक रास्ता का जीवन जीते जीते तंग आ जाती थी। आज बड़े साधन आ गए आपके पास, डिजिटल दुनिया है, जिस आज देखिए ऑनलाइन माध्यम से आप मुझसे पढ़ रहे हैं और ऐसे ही ऑनलाइन माध्यम में स्त्री जीवन जो है वो ज्यादा आजाद हुआ, जिसमें उसने अपने मन को खुलकर अभिव्यक्त किया हुआ है। तमाम सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्क और पूरे क्षेत्र डिजिटल जो है वो स्त्री सक्रियता से अब भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं
लेकिन एक समय था जब स्त्री अकेली थी, उसका जीवन एक रास्ता का जीवन था, जिसमें ऊब आ जाती थी, अजनबीपन आ जाता था, किसी से मन की बात नहीं कही जा सकती थी। तो गैंग्रीन जो है वो अगे द्वारा लिखित कहानी है। अगे मनोविश्लेषणवादी रचनाकार रहे हैं, तो स्त्री के मन को इन्होंने बड़ी बखूबी हमारे सामने रखा है। ऐसी ही उनकी एक एकांकी भी है, अगर आपको याद कहीं आ रही होगी कि बसंत एकांकी है, जिसमें वो स्त्री, मध्यवर्गीय स्त्री के मन को बसंत एक बसंत दो के रूप में हमारे सामने रखते हैं। पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, जिसमें स्त्री मन को बड़े आनंद से, बड़ी बखूबी चित्रित किया गया है स्त्री मन को। और अगर आपने समझना होगा आगे की कलम से, तो मालती इस कहानी की प्रमुख पात्र है। महेश्वर जो कि डॉक्टर है पेशे से, और इनका पति है, और टीटी इनका पुत्र है। चलिए अगली कहानी पर हम बात करते हैं। 10वीं कहानी। 10वीं कहानी जो है वो अमृतसर आ गया है। लेखक भीष्म साहनी है। और दूसरी कहानी भी जो 11 नंबर की कहानी है इस समय सामने आपके स्क्रीन पर, चीफ की दावत। अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत जैसे एक ही रचनाकार की दो कहानियां पाठ्यक्रम में आपके रखी गई हैं, ठीक वैसे ही राजेंद्र बाला घोष नाम की एक रचनाकार है, जिसकी दो कहानियां आपके पाठ्यक्रम में रखी हुई हैं। उन कहानियों का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। और एक सवाल और, कि पहले हमने गैंग्रीन कहानी का जिक्र किया, तो गैंग्रीन कहानी के रचनाकार अगे ने तार सप्तक निकाला, तो वो किस सन में निकाला और उससे किस आंदोलन की, काव्यवाद की शुरुआत होती है, इसका भी उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बात करते हैं अमृतसर आ गया है। अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी की कहानी है, जो विभाजन की त्रासदी को आधार बनाकर सांप्रदायिक उन्माद का सजीव चित्रण हमारे सामने रखती है। तो भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है, जिसका प्रकाशन कब होता है, तो 1973 ईस्वी में बागर्थ नाम की पत्रिका में यह कहानी आती है। इस कहानी के मुख्य पात्र 3 खान पठान हैं, और जो कि मुस्लिम मुसाफिर हैं, और एक दुबला पतला बाबू है, और एक लेखक है, एक इसी डिब्बे में एक बुढ़िया भी है। तो मूल विषय क्या है? भारत विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक उन्माद। ट्रेन के सफर के दौरान कैसे सीमा पार करते ही इंसानों का व्यवहार बदल जाता है, भय तथा क्रूरता का माहौल बनता है। इसका जीवंत चित्रण आपको अमृतसर आ गया कहानी में देखने को मिलेगा। अगली कहानी चीफ की दावत, जो कि मध्यवर्गीय, आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन की दिखावे की जो संस्कृति इसमें पनपती चली आई है, इसमें जो प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती आई है, अति महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति जो बढ़ गई, उसका सजीव चित्रण उस समय भीष्म साहनी जो है वो करते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष 1956 भाग्य रेखा काव्य संग्रह में ये कहानी संकलित है। तो 1956 में जो आज गांव तक बात पहुंच चुकी है, ये एक समय शहर में थी। माता पिता की स्थिति उस समय बड़ी खराब हो रही थी शहरों में, तो आज जो गांव में भी वैसे ही होती चली दिखाई दे रही है। तो इस कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी, प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी, भाग्य रेखा संग्रह में संकलित है। तो सवाल कैसे पूछ सकते हैं, चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी? ऐसा तो पूछेंगे नहीं किसकी कहानी है, क्योंकि सारे ही जानते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कहानी है। तो प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956 ईस्वी। तो किस संग्रह में संकलित है? भाग्य रेखा संग्रह में संकलित है। तो पेचीदा करके सवाल पूछने की प्रवृत्ति नेट के पेपर में शुरू से रही भी है, और अब जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बहुत आसानी से सवालों का उत्तर आपको नहीं मिल जाता है। अगर आपने गंभीरता से कहानी पूरी की पूरी पढ़ी हुई हो, उसका लाइन टू लाइन अध्ययन किया हो,
फिर उसमें से चीजों को छांट कर अपनी कॉपी पर निकाला हुआ हो, यानी कि उससे जुड़े विशेष तथ्य, पात्र और विशेष विशेष बातें आपने अंडरलाइन करके रखी हो, तब जाके आज के समय में आप इन कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, निबंधों से उत्तर जो है वो आप बड़ी विश्वसनीयता के साथ दे सकते हैं, और आपका जो उत्तर जो है वो सबसे स्टीक बैठ सकता है, जब तक ना आपने कहानियों को कैसे पढ़ा होगा, मूल रूप से ना पढ़ा होगा। तो यही श्रृंखला हम आगे बढ़ाएंगे। ये मूल रूप में आपको पहले प्रस्तुत कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी पृष्ठभूमि बना रहा हूं, आधार तैयार कर रहा हूं आगे के लेक्चरों के लिए। तो हम चीफ की दावत, गैंग्रीन, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये तमाम कहानियां, इनका छुटपुट मटेरियल लगभग हम आपके साथ यहां पर भी डिस्कस करते चलेंगे। कहानियों को तो मूल रूप से हम यहाँ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनके जो 40-40 एमसीक्यूज हैं वो हम यहाँ पूरा नहीं करेंगे। उनको आप हार्ड कॉपी के रूप में पूरे मटेरियल को मंगवा सकते हैं, पर कहानियों को मूल रूप से हम यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। जैसा आपने पहले वीडियो को समर्थन दिया है, प्रेम दिया है, वैसा ही आगे भी दोगे। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद पहले वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। कलम, कॉपी और अपने नोट्स आपके हाथ में तैयार रहने चाहिए। तो एक पृष्ठभूमि आपके साथ बांधने की कोशिश कर रहा हूं। चीफ की दावत और क्या है, भीष्म साहनी की और कौन सी कहानी है जो हमने ऊपर कर ली सिलेबस में, तो अमृतसर आ गया है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार कृष्णा सोबती की बड़ी महत्वपूर्ण कहानी, प्रभावशाली कहानी, यह भी भारत विभाजन की जमीन पर ही लिखी गई कहानी है, सिक्का बदल गया। रचनाकार कृष्णा सोबती, प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी। किस पत्रिका में? तो प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित होती है। कहानी के मुख्य पात्र तो शाहनी है, शेरा, पटवारी, बेगू, नवाब, बीबी। ठीक, कौन कौन? शाहनी इस कहानी की प्रमुख पात्र है। शेरा है, पटवारी बेगू है, नवाब बीबी, और भी बहुत सारे हैं जो हम कहानी जब पढ़ेंगे मूल रूप से तो इन पात्रों को अलग से छांट के रखा हुआ है विशेष तथ्य के रूप में। उनको आपने अपनी डायरी पे नोट कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया कि नेट इस समय पहला वाला नेट नहीं रहा है जो 5-10 साल पहले था, 8 साल पहले था, 7 साल पहले था, 15 साल पहले था। अब वो मुहावरा छोड़ दिया है पेपर डालने वालों ने। बहुत गंभीरता से अंदर के अध्ययन से पेचीदा प्रश्न करते हैं और कुछ तथ्य दे देते हैं, क्या ये सही है, 3 सही हैं, 5 सही हैं, 4 सही हैं, 2 गलत हैं, 3 सही हैं, ऐसा करते हुए उत्तर को पेचीदा बनाया होता है ताकि आप उसी में उलझे रह जाओ और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पूरी तरह से उसमें से ना गिरे। घबराने की बात नहीं है, जब आप मूल रूप से अपनी पक्की तैयारी करके गए होते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इसके बाद सिक्का बदल गया का जो मूल विषय है वो है देश विभाजन के समय अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द कैसा होता है। वो शाहनी नाम के पात्र से आप देख सकते हैं, जब वो अपनी हवेली को छोड़कर वो जिस घर में पली थी, जिस नदी नालों में वो स्नान करने जाया करती थी और अपने उस इलाके को छोड़ते हुए किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, वो सिक्का बदल गया कहानी में आप महसूस करते हैं। पूरे गांव की मालकिन थी जो शानी, को विभाजन के कारण रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक कपड़ों के जोड़े में कैंप जाना पड़ता है। ऐसे दिन कभी किसी के जीवन में ना आए, ऐसी त्रासदियां ना हो तो बहुत बेहतर है। किसी से किसी का घर ना छूटे, विस्थापन इस तरह का ना हो, ये विस्थापन असहनीय होता है। यही प्रेरणा हमें साहित्य देता है। सिक्का बदल गया भी उसी पीड़ा का एक पहलू और गहरा पहलू हमारे सामने रखता है। इसके बाद
जो स्वर हमारे सामने कहानी का उभर रहा है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है, व्यंग्यात्मक स्वर है। पहले भी एक कहानी में चांद आया, अब इसमें भी चांद आया, उसमें पत्र लिखा जा रहा है, इसमें अधिकारी सीधे ही चांद पर पहुंच जा रहे हैं। भारतीय वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये रचनाकार ने एक तरह की फंतासी रची हुई है, फंतासी कहानी रची हुई है। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, लेखक इसके हैं हरिशंकर परसाई, आप जानते हैं। प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी। मुख्य पात्र इंस्पेक्टर मातादीन, चांद के मंत्री, पुलिसकर्मी, और भी छुटपुट कुछ पात्र होंगे जो मूल रूप से जब हम कहानी पढ़ेंगे और भी विशेष तथ्य इसके सामने आएंगे। तो मूल विशेष कहानी का है भारतीय पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप पर करारा व्यंग्य। मातादीन चांद पर जाकर वहां की ईमानदार पुलिस व्यवस्था को भी पूरी तरह भ्रष्ट और केस गढ़ने वाली बना देता है। तो इसका यथार्थ अंकन आपको इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर व्यंग्यात्मक कहानी में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद और एक अलग स्वाद की कहानी आपके पाठ्यक्रम में है। ये अलग स्वाद हमारे भारतीय हिंदी कथा साहित्य में लेकर कौन आया? तो फणीश्वर नाथ रेणु एक अलग स्वाद लेकर, अंचलिक स्वाद, आंचलिकता को साहित्य के केंद्र में लाने का काम करने वाले रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु रहे। तो रेणु आंचलिकता को लाते ही एक नया स्वाद हिंदी कहानी को देते हैं, एक नया टेस्ट हिंदी कहानी को देते हैं, नया स्वर हिंदी कहानी को देते हैं, नया मुहावरा हिंदी कहानी को देते हैं, जिससे हिंदी कहानी का विकास जो है वो रेणु को छोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी। कहानी पत्रिका में लाल पान की बेगम किसमें छपा? तो कहानी पत्रिका में वर्ष 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मुख्य पात्र इसके कौन है? तो बिरजू की मां है। जिसको बिरजू की मां, तो सवाल पूछ सकता है कि लाल पान की बेगम कौन? सवाल के उत्तर में दे सकता है चार शेबाने, मखनी की बुआ, जंगी की पतोहू, आदि आदि चीजें, और बिरजू की मां। तो आपको उत्तर क्या देना होगा? लाल पान की बेगम कौन है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बिरजू की मां के लिए प्रयोग किया गया है। अन्य पात्र है बिरजू की मां, लाल पान की बेगम नाम से, बिरजू के बापा, मखनी बुआ, जंगी की पतोहू, और भी अन्य कई पात्र होंगे जो हैं ही हैं, जिनको हम मूल कहानी पढ़ते हुए आपके सामने रखेंगे। बहुत जरूरी सीरीज ये शुरू की गई है। आप अपना सहयोग बनाए रखें, अपना प्रेम बनाए रखें। 10 से 15 मिनट या 15 से 25 मिनट के बीच का ये जो वीडियो रहेगा, या 15 से 20 मिनट का जो वीडियो रहेगा, इसमें हौसला बना के हम घंटों फोन पर इधर उधर गप्पों में हाँक सकते हैं, गवा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी सामग्री के लिए इतना सा समय हमें बचाना ही चाहिए। और कलम कापी अपने साथ में रख लेनी है। कोई गलती अगर किसी लेखन, टाइपिंग मिस्टेक आदि चीजें हो चुकी हो, या बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बोल देना है, या व्हाट्सएप पे मुझे बोल देना है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो लाल पान की बेगम ग्रामीण अंचल की संस्कृति और एक स्वाभिमानी ग्रामीण स्त्री की इच्छाएं प्रकट करने वाली कहानी है। बैलगाड़ी से नाच देखने जाने की जिद, रूठने, मनाने और अंत में पूरे टोले को साथ लेकर चलने की मानवीय संवेदना का आंतरिक चित्रण रेणु ही कर सकते थे। रेणु ने ही किया हुआ है लाल पान की बेगम में ग्रामीण अंचल की संस्कृति और एक स्वाभिमानी ग्रामीण स्त्री की इच्छाएं। और ये ग्रामीण स्त्री कौन है? बिरजू की मां है, जिसको लाल पान की बेगम के नाम से प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात हमारी जो अगली कहानी है, और इस लेक्चर की ये दूसरी अंतिम कहानी है, और ऐसे जो नेट की परीक्षा में 15वें नंबर की कहानी है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम।
तो ऐसे ही आपके ये महत्वपूर्ण रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और रेणु की भी दो कहानियां आपके पाठ्यक्रम में हैं, लाल पान की बेगम और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है। बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है और बड़े ग्रामीण परिवेश को, उस प्रेम को, निश्चल ग्रामीण प्रेम को की जो अधूरी दास्तान है उसको हमारे सामने बड़े मार्मिक शब्दों में पूरी जीवंतता के साथ रेणु सामने रखते हैं। यही रेणु का सामर्थ्य भी है। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, प्रकाशन वर्ष इसका 1956 है, और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो अपरंपरा पत्रिका ठुमरी संग्रह में ये प्रकाशित है। इसमें प्रकाशित है तो ठुमरी संग्रह में प्रकाशित हुई। कब? 1959 में। और 56 में कहा हुई? तो अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई। मुख्य पात्र इसका हीरामन गाड़ीवान है और हीराबाई नौटंकी की डांसर है। इन्हीं दो पर यह कहानी पूरी तरह से टिकी हुई है। यही दो जो पात्र हैं इस कहानी के दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिनके बिना यह कहानी संभव नहीं थी। मूल विषय क्या है? निश्चल ग्रामीण प्रेम की अधूरी दास्तान है। हीरामन और हीराबाई के बीच उपजा अत्यंत पवित्र और मूक प्रेम, जो सामाजिक और व्यवसायिक दीवारों के कारण पूरा नहीं हो पाता। अंत में हीरामन तीसरी कसम खाता है। दो उसने पहले खाई थी कि अब कभी नौटंकी वाली की लादनी यानी कि सवारी नहीं ढोएगा। तो बताइए, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि वह तीसरी कसम क्या खाता है, या उसने इनमें से कौन सी कसम जो है वो नहीं खाई थी। तो आप बताइए कि हीरामन गाड़ीवान जो है वो इससे पहले दो कस्में कौन सी खा चुका था, वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। 16वीं आज के लेक्चर की अंतिम कहानी, इसका संक्षिप्त विवरण। रचनाकार कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर बहुत जरूरी रचनाकार हैं। नई कहानी आंदोलन के रचनाकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और राजा निर्वंशिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कथा कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1957 है। अप्सरा पत्रिका में प्रकाशित होता है। राजा निर्वंशिया नाम की कहानी दोहरे कथानक को लेकर चलने वाली है। दो समानांतर कथाएं इसमें आपके सामने रहती हैं। मुख्य पात्र जगपति, चंदा और कंपाउंडर बच्चन सिंह है। तो मूल विषय दो समानांतर कथाएं, एक राजा रानी की लोक कथा, दूसरी जगपति चंदा की आधुनिक कथा। आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण चंदा को जो समझौता करना पड़ता है उससे जगपति का पुरुष अहंकार टूट जाता है और कहानी त्रासदी पर समाप्त होती है। तो इन आज 9 से लेकर 16 तक की कहानियों पर हमने चर्चा की। अगली वाली श्रृंखला में हम इन्हीं संक्षिप्त जानकारी, ऐसी ही संक्षिप्त जानकारी को 17 से लेके 21 तक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तो देखना ना भूलें नवदिशा हिंदी अकादमी। कोई गलती हुई हो तो उसको आपने इशारा कर देना है, हमने उसको ठीक कर लेना है। अपनी सलाह कोई आपकी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये आपके लिए ही है, तो आप ही इसके संचालक बन सकते हैं। आप जुड़ते जाइएगा, आपका जुड़ना ही हमारा ताकत है, हमारी गहरी ताकत है। तो जय हिंद, जय हिंदी, राधे राधे। तो इसके आगे का वीडियो जो है वो आगे हम 17 से लेकर 21 तक की कहानियां देखेंगे। राधे।